गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट में लास्ट डे टॉपिक स्टार्ट किया था, कर रहे थे इन्वेस्टमेंट का। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, आपने अकाउंटेंसी में भी डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है। क्या होता है डेप्रिसिएशन? जब हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर सुना होगा आपने, साधारण टूट एंड फूट, एक्सीडेंटल डैमेजेस, दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन डिमांड। जब नई टेक्निक आ जाए या फिर डिमांड में कुछ चेंज हो जाए तो उसके कारण पुरानी जो मशीन होती है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, यानी आउटडेटेड। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होना? रिड्यूस होना। ड्यू टू रीजन क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक होता है अनएक्सपेक्टेड, अभी आप पढ़ेंगे आगे। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होना? रिड्यूस होना। रीजन क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल विच इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आ गया सबको। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ऑब्सोलेंस का मीनिंग समझ गए क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मीनिंग होता है आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नीड्स टू बी elaborated. It is essential to know the difference between expected obsolescence and unexpected obsolescence. Expected obsolescence क्या होता है? Loss of value of fixed assets when this become obsolete या outdated owing to change in technology. टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, यानी नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्निक क्या हो गई? बेकार हो गई। एग्जाम्पल, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिकम obsolete when technology is discovered to produce color TV. ठीक है ना? Loss of value of fixed asset when they become obsolete या outdated owing to change in demand. डिमांड में चेंज होने के कारण क्या हो जाना? आउटडेटेड हो जाना। For example, a plant producing rubber shoes become obsolete when demand shift from rubber shoes to leather shoes. जब रबर शूज से डिमांड लेदर शूज पर शिफ्ट हो गई तो रबर शूज कंपनी को जो टेक्निक थी, जो रबर शूज की रबर जो टेक्निक थी, मतलब शूज थे, वो क्या हो गए? आउटडेटेड हो गई। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अकर्स ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज like earthquake, floods, fire, fall in the market value of assets when there is economic recession. Loss of value of fixed assets owing to unexpected obsolescence is called capital loss. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कैपिटल लॉस बोला जाता है। देखो, किसी भी नेचुरल रीजन के कारण, बाढ़ के कारण, अर्थक्वेक के कारण या फ्लड के कारण जब नुकसान होता है एसेट्स का तो वो क्या कहलाती है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। या फिर मार्केट वैल्यू गिर जाना, एसेट्स की मार्केट वैल्यू गिर जाना। कोई मशीनरी लिया आपने 5 लाख की, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 3 लाख रुपीज, तो वो क्या कहलाएगा? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस कहा जाता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कैपिटल लॉस कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? It refers to fall in the value of fixed assets due to change in technology या change in demand. Expected obsolescence का मीनिंग क्या होता है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन डिमांड। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है?
इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामाइट्स या इकोनॉमिक रिसेशन। नेचुरल रीजंस के कारण या इकोनॉमिक रिसेशन के कारण जो लॉस होता है वो क्या कहलाएगा? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है डेप्रिसिएशन का पार्ट है, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट्स पॉइंट टू कैपिटल लॉस। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है उसको मैनेज किया जाता है किसके थ्रू? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। जैसे नेचुरल रीजन से बचने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब है डेप्रिसिएशन, और कैपिटल लॉस वही आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स while these are being continuously used in the process of production। जब हम प्रोडक्शन में लगातार एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। एंड कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स while these are not in use। It is loss due to normal wear and tear, accidental damages और expected obsolescence। एंड कैपिटल लॉस क्या होता है? नेचुरल क्लाइमेट्स like earthquake, flood, fire, etc. and a fall in the market value of assets during period of economic recession। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन को कैसे मैनेज किया जाता है भाई? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू। और कैपिटल लॉस को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? A stock is a quantity measured at a particular point of time। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब हम किसी चीज को क्या करें? मेजर करें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पर, कब मेजर करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम पर, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। मीनिंग ऑफ स्टॉक, अ स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अ स्टॉक इज ए क्वांटिटी measured at a particular point of time। On January 1st, 2017, there may be 20,000 in your bank account। 1 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज है। यहां पर 1 जनवरी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, 10th जनवरी को आपके अकाउंट में 25,000 रुपीज है। यहां पर जो 10th जनवरी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जब हम किसी चीज को मेजर करें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पर, तो वो क्या कहलाता है? फ्लो कहलाता है। जैसे यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज ए पॉकेट अलाउंस। पर मंथ, मंथ यहां पर पीरियड आ गया। ठीक है, यू मे बी स्पेंडिंग 50 रुपीज एवरी डे इन द कैंटीन। एवरी डे, डे पूरा दिन, दिन क्या हो गया? एक पीरियड हो गया यहां पर। ठीक है, जब हम एक पीरियड की बात करें तो वो फ्लो होता है। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। देखिए, जैसे किसी एग्जांपल दिए यहां पर आपको, वेल्थ है, लेबर फोर्स है, कैपिटल है, क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री है, बैंक डिपॉजिट है, वाटर इन द ओवरहेड टैंक है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई की दूरी फिक्स्ड है। ठीक है, राइज श्योर इन अ गोडाउन फिक्स्ड है। कंट्री की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर की जाती है। तो जहां पर भी एक पर्टिकुलर टाइम आ गया तो वो स्टॉक है। फ्लो, इनकम, इनकम कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं होती, इनकम एक पीरियड की होती है, जैसे पूरे साल की, पूरे मंथ की। मनी का एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, चेंज इन मनी सप्लाई हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक हो गया, कार की स्पीड स्टेबल नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा, सेल ऑफ राइस, नंबर ऑफ बर्थ, ये सारे क्या हैं? फ्लो हैं आपके। ठीक है, जब किसी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर किया जाए तो वो स्टॉक है, और पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाए तो वो क्या बन जाएगा?
फ्लो बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस देखिए। स्टॉक रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। Stock is not a time dimensional. It is measured at a specific period of time, specific point of time. Stock में टाइम डायमेंशनल नहीं होता। स्टॉक को हम लोग मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। स्टॉक जो है वो फ्लो पे इम्पैक्ट डालता है, फ्लो जो है वो इम्पैक्ट डालता है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, यह बात आगे समझ। नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट दिया आपको, एग्जांपल देते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है या फ्लो है? फ्लो है। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है। मनी एक्सपेंडिचर, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। 100 रुपीज नोट फिक्स्ड है, स्टॉक है। अ फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर, इट इज अ फ्लो बिकॉज कंजप्शन का शुगर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। सर्विस ऑफ ट्यूटर, फ्लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। मशीनरी ऑफ शुगर मिल, फिक्स्ड है, यहाँ पर स्टॉक कंसेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आ रही है बात समझ आपको? यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कुछ स्टॉक एंड फ्लो की। यहाँ पर 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं? हाउस होल्ड मतलब ह्यूमन बीइंग, जो लोग गुड्स का कंजप्शन करते हैं। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स के ओनर होते हैं। प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, इनके क्या होते हैं? ओनर होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, it includes all producing unit in the economy. For the production of goods and services, the firm purchase factor of production. देखो प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आ गया? प्रोड्यूसर आ गया, जो गुड्स का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर आ गया, जो गुड्स का क्या करता है? कंजप्शन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट आ गई, जो क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी के तौर पर वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना। एक्सटर्नल सेक्टर, इसके अंदर क्या आ गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ गया, दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग आ गई। तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, देखिए इंटर सेक्टरल फ्लो। इंटर सेक्टोरल फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, इंटर सेक्टोरल फ्लो क्या होता है कि हर सेक्टर एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है, इसको बोलते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है, किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पर, किस चीज के लिए? फैक्टर्स के लिए। फैक्टर्स क्या कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी कहां से आती है? हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी डिपेंड है और हाउस होल्ड सेक्टर पे भी डिपेंड है। किस चीज के लिए? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू के लिए। किस चीज के लिए? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू के लिए। और प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट, और प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों गवर्नमेंट पे डिपेंड है। किस चीज के लिए? सर्विसेज के लिए, लॉ के लिए, ऑर्डर के लिए, डिफेंस के लिए। यानी हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो। क्या बोलते हैं? इंटर सेक्टोरल फ्लो। ठीक है, यहां पर इंटर सेक्टोरल फ्लो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखिए यहां से इस चार्ट से आपको समझ आ जाएगा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो है। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? उसकी पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स
ठीक है। जो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी, हाउस होल्ड सेक्टर्स के बदले में क्या करता है, पेमेंट करता है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज मनी फ्लो। वो क्या कहलाएगी, मनी फ्लो कहलाएगी। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया वो रियल फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, उसके बदले में जो पेमेंट की वो मनी फ्लो है। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, फैक्टर्स देता है, प्रोडक्शन फैक्टर्स, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, ये रियल फ्लो है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये क्या बन जाएगा, रियल फ्लो। ठीक है। इसके बदले में प्रोड्यूसर पेमेंट करता है तो वो क्या है, मनी फ्लो है। ठीक है। जहां मनी का फ्लो हो रहा हो वो मनी फ्लो, और जहां पर मनी का फ्लो ना हो रहा हो वो क्या बन जाएगा, आपका रियल फ्लो कहलाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या हमने समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर लगातार मनी का फ्लो होता रहता है, मतलब एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, it is a continuous process. Likewise, the flow of money from household to producer. प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास इनकम जाती रहती है फैक्टर्स के बदले में, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास इनकम आती रहती है किसके बदले में, वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इंटरसेक्टोरल फ्लो नेवर स्टॉप, Hence it is called circular flow. ये इंटरसेक्टोरल फ्लो कभी स्टॉप नहीं होता, सो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो भी बोलते हैं। इट नेवर स्टॉप simply because demand for factor services by the producer never stop. Demand for consumer goods and services by the household never stop. ठीक है, आगे ये बात समझ। सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ने के फायदे क्या होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लो इंटरडिपेंडेंस। जब हम सर्कुलर फ्लो मॉडल को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंड है। अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सभी सेक्टर की क्या बताते हैं, इंटरडिपेंडेंस बताता है कि कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पे किस तरह से डिपेंड है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो के बेस पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इंटरसेक्टोरल फ्लो जो होता है वो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल के टू एडवांटेज है, टू सिग्निफिकेंस है। एक तो हमें इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस का पता चलता है कि कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंड है, कितना डिपेंड है, और दूसरा हमें नेशनल इनकम निकालने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर फर्स्ट यहां पर कंप्लीट हो गया है अच्छे से। आपको पीछे के सभी क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करने हैं, जितने भी आपको चैप्टर में हॉर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं या बैक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, ये रिवीजन विंडो जो दी हुई है, ये एक बार रिवाइज कर लिया अगर सारा अच्छे से, इसमें से आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, रिवाइज सारा अच्छे से कर लो ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक याद हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है बेटा, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, आज के इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, अभी स्कूल ओपन होने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, सो बेटा मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि दिवाली के बाद लॉकडाउन जरूर लगेगा, स्कूल जरूर बंद होंगे। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना कि अब हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।